हेलो प्यारे विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हम चर्चा कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 जो कि प्रथम चरण माना जाता है इस आंदोलन का, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण वीडियो पूरा नहीं कर सके। आज हम वहाँ से इसकी शुरुआत करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को द्वितीय चरण सहित इसको समाप्त करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि भाई किस प्रकार गांधी जी ने 11 सूत्री मांग वायसराय इरविन के समक्ष रखी, जिसको उन्होंने बड़ी उपेक्षा के साथ नकार दिया था, और गांधी जी ने किस प्रकार नमक कानून को तोड़कर दांडी यात्रा निकाल के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की थी। और उसी के बाद इस आंदोलन के कार्यक्रम, लक्ष्य जो भी थे उनको निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल मिला के जो मूल उद्देश्य था कि जिस ब्रिटिश सत्ता को काफ़ी हद तक आर्थिक नुकसान पहुंचाना था, और इसकी जो भी आदेश थे या जो भी संस्थाएं थी उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना। तो आज हम अब इसमें जो आंदोलन की जो प्रगति किस प्रकार से रही उसके बारे में बात करेंगे कि गांधी जी ने जैसे ही नमक कानून तोड़ के और इस आंदोलन की शुरुआत की, तो समूचे भारतवर्ष में गांधी जी का अनुसरण करते हुए कांग्रेस द्वारा कांग्रेस समितियों के माध्यम से समस्त देश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। जैसे तमिलनाडु में जो तंजौर तट है वहाँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम जैसे महान जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने नमक यात्रा कर और नमक सत्याग्रह को सफल बनाया था। इसी प्रकार असम के सिलहट, आंध्र प्रदेश के विभिन्न जो ज़िले हैं वहाँ सत्याग्रह ने जत्थों के साथ समूहों में जाकर समुद्र के पास नमक कानून को तोड़कर वहाँ नमक बनाया, और पूरे ज़ोर शोर से यह प्रचार किया कि भाई सरकार कहीं या जो शासन है ब्रिटिश शासन वो कहीं खो गया है और गांधी जी की सत्ता अब भारतवर्ष में स्थापित हो चुकी है। तो इस प्रकार से यह आंदोलन बड़े व्यापकता के साथ और जो इसका सामाजिक दायरा था वो काफ़ी बड़ा हुआ था, जिससे कि इसमें सभी वर्ग के बच्चे और यहाँ तक कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं थी, जैसे हम देखें तो पेशावर में उस समय खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्होंने खुदाई खिदमतगार जो लाल कुर्ती दल था अर्थात अहिंसक क्रांतियों के जो बहादुर जत्थे नामक दल तैयार हुए, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को ज़बरदस्त रूप से सफल बनाया था। साथ ही महिला और जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें बड़े ही बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था, जिनकी सर्वाधिक जो भागीदारी थी वो इस बात में रही कि उन्होंने खूब विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराबबंदी को सफल बनाया, शराब की दुकानों के बाहर बड़ा समूह के रूप में इकट्ठा होकर उनका विरोध प्रदर्शन किया, और जिससे कि काफ़ी हद तक सरकार को आर्थिक रूप से काफ़ी हानि इस आंदोलन के दौरान पहुंची थी। तो इसी रफ्तार से आंदोलन बड़ी सफलता के साथ बढ़ रहा था। तो अब ब्रिटिश शासन को लगने लग गया कि अब वाकई में अब समय आ गया कि इसको हमें दबाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हमारा हो चुका है। तो इसी आदेश पर वायसराय ने 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करने का आदेश उन्होंने निकाल दिया। तो जैसे ही यह आदेश निकला और यह समाचार पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैला, तो आंदोलन था उसने अपनी तीव्रता और पकड़ ली, या तीव्रता उसमें और आ गई, जिससे एक तरीके से पूरे देश को चक्का जाम का रूप उन्होंने दे दिया था। लेकिन इस बार वैसी गलती नहीं हुई थी जैसी कि असहयोग आंदोलन में हुई थी। भीड़ ने बड़ी संयमता के साथ और गांधी जी की शिक्षाओं को ऐसे घोलकर पी लिया था कि वो उनके ऊपर कितने ही अमानवीय अत्याचार हुए, वो उसके बावजूद भी वो आंदोलन को सफल बनाने में लगे रहे और पीछे नहीं हटे, ना ही उन्होंने हिंसा का सहारा इस बार उन्होंने लिया था। तो अतः अब सरकार को यह लगने लग गया कि भाई अब समय आ चुका है कि हमें कांग्रेस से संवाद करना आवश्यक हो गया है, और इसी के साथ उन्होंने संवैधानिक सुधारों का हवाला देते हुए गोलमेज सम्मेलनों के लिए कांग्रेस को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। और 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें इन मांगों के शर्त के साथ उन्होंने किया कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने का अधिकार है, उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, मांगों की प्राप्ति पर ही आंदोलन का स्थगन होगा। लेकिन सरकार ने इनमें से किसी शर्त को नहीं माना और कांग्रेस ने फिर इसमें शामिल होना ठीक नहीं समझा, और कांग्रेस के बिना ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया। तो सरकार को यह
स्पष्ट रूप से ये लग गया था कि बिना कांग्रेस के हम किसी भी समझौते पर नहीं आ सकते। तो उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू किया या कांग्रेस से वार्ता करना शुरू की, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हीं प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। तो जो गांधी इरविन जो समझौता था वो एक तरीके से इस आंदोलन की प्रथम और बड़ी सफलता थी, जिसमें जो वायसराय थे वो इस बात पे सहमत हुए कि जो हिंसात्मक जो अपराधी हैं उनके अलावा जो शेष राजनीतिक बंदी हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। त्यागपत्र दे चुके जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वापस ले लिया जाएगा और समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति भारतीयों को दी जाएगी और आपातकाल के दौरान से संबंधित सभी जो अध्यादेश हैं एवं अपूर्ण अभियोगों के जो मामले हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। देसी वस्तुओं के प्रचार करने का अधिकार भी इस समझौते के तहत दिया गया और जो जो जुर्माना था उनकी जो वसूली वो स्थगित कर दी गई। तो इस कुल मिलाकर इस प्रकार के समझौते में वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। लेकिन भारतीय दृष्टि से इस समझौते की आलोचना या असफलता ये रही कि इसमें गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की जो सज़ा थी उसको पक्ष को नहीं रख पाए। एक प्रकार से जो उनकी जो फांसी की सज़ा थी उसको नहीं वो टलवा सके। इससे पूरे समस्त भारत में जो युवा वर्ग था उसमें काफ़ी आक्रोश का सामना गांधी जी को करना पड़ा था और गांधी जी ने एक कमी मतलब जो आलोचक हैं जो उनके हिसाब से एक कमी यह इसमें रख दी थी कि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही यह समझौता कर लिया था। लेकिन गांधी जी बड़े ही दूरदर्शी थे, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखकर ही समझौते पे अपनी सहमति प्रदान की थी। इसके बाद एक तरीके से इस आंदोलन में कुछ समय के लिए ठहराव आया। इसके बाद इस समझौते को सहमति या स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जो कि 29 मार्च 1931 को कराची में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें इस गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन इसके अलावा जो इसमें एक बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात यह रही इस अधिवेशन में कि जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित एक प्रस्ताव भी इसके अंतर्गत पास किया गया। अब ये तो था भारतीय दृष्टिकोण से। अब बाहरी दृष्टिकोण से जैसे ब्रिटिश जो शासन है वहाँ अगस्त 1931 में एक मिलीजुली सरकार का निर्माण हुआ और इरविन के स्थान पर जो लॉर्ड विलिंगटन है उनको वायसराय बनाकर यहाँ भेजा गया, जिन्होंने आते ही वही पुरानी नीतियों का अनुसरण करते हुए आते ही गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 को जो संपन्न हुआ उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था और कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था बताकर पूर्व उत्तरदायी शासन से संबंधित शासन की मांग गांधी जी द्वारा की गई। लेकिन ब्रिटिश जो राजनीतिक हैं उनकी कुटिल चाल के कारण यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या में उलझकर ही रह गया था। तो यह सम्मेलन भी कोई बिना ठोस निर्णय के समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार की ये जो उस समय जो परिस्थितियाँ जो गतिविधियाँ संचालन हो रही थी वो धीरे धीरे और ब्रिटिश सत्ता और कांग्रेस की दूरियां इनसे क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई और कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय जनमानस सहित सभी में धीरे धीरे इस दुष्ट शासन के प्रति आक्रोश बढ़ने लग गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 से जो 34 उसका संचालन गांधी जी को करना पड़ा। तो जैसे ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद स्वदेश लौटे तो उन्होंने यहाँ वायसराय के कठोर दमन की नीति को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो कांग्रेस को इसमें हुआ क्या कि सरकार ने दोबारा से कांग्रेस को इसमें पुनः अवैध संगठन था उसको अवैध संगठन घोषित कर दिया और कार्यालयों को बंद कोषों पर उन्होंने अधिकार कर लिया और जैसे बंगाल है वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया और
जवाहरलाल नेहरू को इसी चरण में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार दमन की एक लंबी श्रृंखला को देखते हुए गांधी जी ने जनवरी 1932 को यह आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। और लेकिन सरकार ने भी इसमें इस बार बड़ी तत्परता से दिखाकर तुरंत गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया, जिससे कि आंदोलन भड़का। लेकिन सरकार के दमन एवं आंदोलनकारियों के उत्साह में आई कमी को देखते हुए गांधी जी एवं कांग्रेस ने मई 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। और बाद में इसी अवधि में 1932 से 1934 दिसंबर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन यह सम्मेलन भी पूर्व की भांति बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने जो गोलमेज सम्मेलन थे उनके आधार पर मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन को लगने लग गया कि अब आक्रोश की जो सीमा है वो दिनों दिन वापस बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया कि हमको भारत को वापस से ऐसे जैसे कोई झूठा आश्वासन देना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने पूर्व में भी किया था 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो इस श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो ये वो तमाम वो घटनाएं और वो परिस्थितियां और उनके जो परिणाम रहे हैं जिन्होंने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंजाम दिया था। यदि हम इसको मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो यह आंदोलन प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसकी व्यापकता बहुत बड़ी थी। लगा उत्तर की सीमा से दक्षिण की सीमा तक, पूर्व से पश्चिम की सीमा तक पूरे भारतवर्ष में एक व्यापकता के आधार पे यह आंदोलन बड़ी प्रगति के साथ फैला था। और इसका सामाजिक दायरा भी काफ़ी बड़ा था। इसमें सभी प्रकार के वर्ग थे, सभी समुदायों के वर्ग इसमें शामिल हुए थे, बच्चे, बूढ़े, औरत। इसमें एक आंदोलन की खास बात यह थी कि औरतों ने, महिलाओं ने बड़ी भागीदारी के साथ इस आंदोलन में अपनी सुनिश्चितता स्थापित की थी। और ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से इस आंदोलन से काफ़ी क्षति हुई। और इस आंदोलन से एक नई एकता और आत्मविश्वास एवं गौरव का उत्थान हुआ, जिसने भविष्य में काफ़ी ताकत प्रदान की, जिससे कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, उसको सफल बनाने में इस आंदोलन ने काफ़ी योगदान दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि अपने आप में स्वतंत्रता संग्राम में इसकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।